नमस्ते। मैं डॉक्टर स्वाति सिंह, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, यामी फर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर इंदौर से हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि हस्बैंड्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है प्रेगनेंसी में। बहुत बारी कपल को लगता है कि वाइफ का स्कैन हो रहा है, वाइफ का फॉलिकल स्टडी हो रहा है, वाइफ को डॉक्टर बताएंगे कि कब क्या करना है और उन्हें जिस दिन बताया उस दिन रिलेशन रखना है या प्रोसीजर के लिए आना है। ऐसा नहीं होता है। सपोज मान लो हमने आपकी वाइफ का सिंपल ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं और हमने बोला कि आज ओवुलेशन हो गया है, आप रिलेशन रखिए। तो क्या होता है कि आज जो आप रिलेशन रखेंगे और उससे जो एम्ब्रियो बनेगा फ्यूचर में और जो बेबी होगा ना, एम्ब्रियो की हेल्थ, आगे बेबी की हेल्थ, वो पीछे 3-4 महीने आप कैसी आपकी हेल्थ थी उससे डिटरमाइन होती है। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको मेडिसिन खानी चाहिए थी या और क्या करना चाहिए था, बट एक बहुत बेसिक लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं कि अगर हस्बैंड मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड है, उनकी स्लीप नहीं हो रही है, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है या बहुत हीट में काम करते हैं, कहीं से कुछ केमिकल एक्सपोजर हो रहा है या एनवायरमेंटल टॉक्सिन का एक्सपोजर हो रहा है, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। हो सकता है हम जिस दिन प्रोसीजर कर रहे हो या आपकी जब भी रिपोर्ट हुई हो, रिपोर्ट नॉर्मल है। नॉर्मल हम सिर्फ तब बोलते हैं जब काउंट अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, स्पर्म दिख रही है, बट कोई जरूरी नहीं है कि उतने से हमको हेल्दी बेबी भी मिल जाए। जब प्रेगनेंसी होती है तो हस्बैंड का मेनली सारा डीएनए जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए पूरी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो डीएनए होता है ना, डीएनए के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कंसेप्ट होता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें से कौन सा डीएनए एम्ब्रियो में एक्टिव होकर के कोई फीचर बनाएगा और कौन सा डीएनए एक्टिव नहीं होगा, जिसका कोई एम्ब्रियो में फीचर्स नहीं आएंगे, वो एपिजेनेटिक्स डिसाइड करता है। और वो जो आपका एपिजेनेटिक्स होता है वो आपके जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी रही है ओवरऑल उससे डिटरमाइन होता है। ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज है, कोई भी अनकंट्रोल्ड मेडिकल कंडीशन है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये हर चीज कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी को अफेक्ट करती है, आपके स्पर्म के एपिजेनेटिक्स को अफेक्ट करती है। अपन नॉर्मल रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में उसका असर होता है। बहुत बारी अगर इम्प्लांटेशन सब कुछ ठीक भी है, प्रेगनेंसी ठीक भी है ना, जो स्पर्म होता है वो कहीं ना कहीं प्लेसेंटा जो बन के आता है ना बाद में, उसको बहुत कंट्रोल करता है। वो बहुत कुछ इस पर डिपेंडेंट होता है। तो बहुत बारी अगर मेल फैक्टर है, स्पर्म में डैमेज था, स्पर्म में कुछ इशू था, तो आगे चल के प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का रिस्क बढ़ता है। इवन जो अगर प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है तो लेडीज को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH, या बेबी में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मतलब बेबी का वेट गेन जितना होना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी उतना नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के कोर्स में है, दवाइयां लेना जरूरी है, लेकिन अदरवाइज भी अपनी हेल्थ को अच्छा करना जरूरी है। और ये चीज सिर्फ प्रोसीजर वाले दिन या ट्रायल वाले दिन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इन जनरल आपको पिछले 2-3 महीने का पूरा लाइफस्टाइल अच्छा रखना होता है। तो ये बात डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है कि हम आगे हमारे प्रेगनेंसी में क्या होगा वाइफ को। मेन इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो जितनी चीजें अभी हमने डिस्कस करनी है, जो भी हेल्थ कंडीशन है आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल करिए, वेट लॉस की जरूरत है वो करना है, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल रिस्ट्रिक्ट करना है, अदरवाइज भी स्ट्रेस रिडक्शन करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। जब इतनी चीजें हम ध्यान में रखते हो, प्लस जो भी डॉक्टर ने आपको अलग से सलाह दी है उनको हम जब फॉलो करते हैं ना, तो ग्रेजुअली आगे 2-3 महीने के बाद स्पर्म में इम्प्रूवमेंट आता है, जो कि फाइनली आपके एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस को बढ़ाता है।